तो आप देखोगे सबसे बड़ी जो यहाँ पे आपकी पोस्ट आती है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी जो पोस्ट आती है बीएसएफ। बीएसएफ का जो हेड कांस्टेबल आया था, आपको याद होगा 2024 में, एग्जैक्ट डेट तो मैंने नहीं लिखी है, हेड कांस्टेबल वाला। तो जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल आया था आपका, हेड कांस्टेबल, उसकी उसमें जिसमें 1526 एक वैकेंसी थी और एक अलग से आपकी निकली थी 144 वैकेंसी, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो ये सीआईएसएफ का फायरमैन है, सीआईएसएफ का जो फायरमैन वाला है, फायरमैन, वो भी यहाँ पे क्लास चल रही होगी। सीआईएसएफ फायरमैन में कितनी थी, सीआईएसएफ और एक सीआईएसएफ उसमें आया था कांस्टेबल, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन करके था, कांस्टेबल ट्रेड्स वाला था, जिसमें आपका ड्राइवर वगैरह था, ठीक है ना, ट्रेड्स वाला था जिसमें आपका ड्राइवर वगैरह था। आपको याद होगा इसमें 1124 पोस्ट आपको है, मतलब 1124 पोस्ट इसमें थी, वो इसके लिए क्लास चलेगी। उसके बाद आप देखोगे आईटीबीपी का, जब देखोगे कांस्टेबल ड्राइवर वाला, तो आईटीबीपी में भी कुछ वैकेंसी आई थी आईटीबीपी में। इसमें आपकी लगभग, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ड्राइवर वाला आया था अलग से, इसमें भी कई लोगों ने फॉर्म भरा है और इंतजार कर रहे हैं क्लास का। तो ये आपकी 545 वैकेंसी थी, लगभग 545 पोस्ट थी, ये भी आपकी है, तो इसके लिए भी हम क्लास करेंगे, ठीक है ना। सीआईएसएफ कांस्टेबल हो गया आपका, बीएसएफ कांस्टेबल स्पोर्ट में कुछ वैकेंसी आई थी, उनकी भी क्लास चलेगी। अब यहाँ पे जो एक और आई थी बीएसएफ कांस्टेबल स्पोर्ट में, अब ये जो बीएसएफ में आपकी एक वैकेंसी और थी, एक तो ये वैकेंसी हो गई 1526 और एक वैकेंसी और थी लगभग आपकी 274। तो यहाँ पे देखो ये भी है प्लस 274 और थी स्पोर्ट वाली, 274 सॉरी कितनी है, 275 वैकेंसी है, 275 वैकेंसी, तो 275 वैकेंसी इसकी है और तमाम कई सारे हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका सिलेबस क्या है, मैंने पूरा सिलेबस खंगाला है, समास भी आता है, यहां संधि भी आती है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। 2-3 पॉइंट बड़े हैं, बाकी जो आपने, जैसे आपने एसएससी में पढ़ा है भाई, एसएससी में व्याकरण पूछ रहा है, देश विदेश तत्सम तद्भव पूछ रहा है, यहां भी वही पूछ रहा है। 2 टॉपिक यहां पे बढ़ गए, एक समास बढ़ा दिया, एक संधि बढ़ा दिया, एक आध टॉपिक और देखेंगे कि बढ़ेगा तो मैं वो भी करा दूंगा। बाकी ये मतलब टेंशन मत लो कि यार संधि पूछ लिया है तो विनय भैया के पास ट्रिक नहीं होंगी क्या संधि की। तो अगर आपने इतने दिन से पढ़ते हुए आप मेरे साथ आए हो तो संधि की तमाम ट्रिक हैं, हजारों ट्रिक हैं जिनसे आप देखते ही पहचानोगे कि यार संधि कैसे होता है। सर सीआईएसएफ फायरमैन के लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं लेना पड़ेगा अलग से, सेम सिलेबस, सेम लेवल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका। जब हमारा सब कुछ सेम है तो हम अलग से क्यों ले? अब मैं भाई बेवकूफ थोड़ी, मेरे चेहरे पे लिखा है जो मैंने यहाँ पे आपका सीआईएसएफ बीएसएफ सबके लिए और उसके बाद ये सारी वैकेंसीज लिखवाई। अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले उससे पहले ये जान लो, यहाँ पे देखिएगा ये सिलेबस है आपका। ये सिलेबस किसका है? सबसे पहले मैंने बीएसएफ का सिलेबस उठाया था। ये सबसे पहले मैंने किसका सिलेबस, सॉरी सीआईएसएफ का, पहले सीआईएसएफ का सिलेबस उठाया था, सीआईएसएफ वाला जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। अब सीआईएसएफ क्या पूछ रहा है आपसे समझिएगा, दोनों सिलेबस को देखिएगा। मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ और बीएसएफ की है, तो मैंने दोनों सिलेबस उठाए हुए हैं। ये थोड़ा वैसे लिख दिया गया, ये थोड़ा छोटे में लिख दिया गया। अब समझो पहले क्या था, अगर आप पहले देखते तो पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इन्होंने एसएससी का थोड़ा ट्रेंड फॉलो किया और इन्होंने 20-20 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। तो जैसे सिलेबस आपका उसमें आता है, क्या कहते हैं, एसएससी में सेम सिलेबस है भाई। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, जनरल नॉलेज, यहाँ 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के, सेम वैसे ही है। उसके बाद आप आओगे जो आपका मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब अंक गणित जिसको बोलते हैं, तो 20 क्वेश्चन है, 20 यहाँ पे नंबर के हैं। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये अलग से और बढ़ता है, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर के। उसके बाद आता है आपका एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड इसका कुछ ये ट्रेड्स वाला अलग से है, तो ये 20 अलग आपके हो गए। उसके बाद बेसिक नॉलेज इंग्लिश और हिंदी, मतलब हिंदी या इंग्लिश में कोई ऑप्शनल एक आपको करना है, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 20-2500 हो गए, 20-2500, तो 20-20 के हैं। यहाँ पे एक टॉपिक बढ़ता है ये वाला, इसको देखिए, नहीं ये वाला बढ़ता है, ये वाला वो ट्रेड्स वाला है जो वहां पे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ट्रेड्स वाले हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया जिसमें हिंदी इंग्लिश में आपको एक चूज करना है, बाकी देखो सेम है, जीएस भी वही है, जनरल अवेयरनेस वगैरह, मैथ्स भी आपकी वही है। उसके बाद यहाँ ये एनालिटिक एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है, ये भी सेम है। अब इधर आ जाओ, दिखाता हूँ, ये बीएसएफ वाला है जो 1526 वैकेंसी आई थी, ये उनका है आपका, क्या बोलते हैं, ये बीएसएफ का सिलेबस है। तो यहाँ आप देखो इसने क्या किया, यहां क्या बता रहा है, ये कह रहा है भैया हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल है, कोई भी आप चूज कर सकते हो। कितना, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 1 घंटा 40 मिनट आपको मिलेगा। वहां कितना मिलता था आपको, 1 घंटा।
यहां कितना मिल रहा है, 1 घंटा 40 मिनट। जनरल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं भैया, जनरल इंटेलिजेंस आपको देखना है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ये आपका वो हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 में से 20 और 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद क्लर्कल एप्टीट्यूड, ये आपका ये क्लर्क वाला है वो 20-20। यहां पे कंप्यूटर नॉलेज आपका अलग से पूछा जाता है 20-20 का। तो अगर आप बढ़िया से एंजॉय करोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तो हिंदी का मैं लेकर के चल रहा हूं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप लोग प्यार दोगे, सारी चीजें आप लोग अगर मांग करोगे, तो मैं सारी क्लासेस लेकर के आऊंगा। इसमें मैथ्स की भी चलवाऊंगा, इसमें आपकी जो भी क्लासेस हैं। ट्रेड्समैन का तो नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि ट्रेड्समैन का मतलब जो ट्रेड्समैन का मतलब ट्रेड वाले जो अपनी अपनी है, जैसे अब मैं कहूँ कि जो स्वीपर है उनकी मैं ट्रेनिंग दूं यहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो सब्जेक्ट आपको अलग से अपने आप से करना है। बाकी जो आपका नॉन टेक्निकल वाला जितना भी है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आ जाएगी, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। बिहार के लिए, बिहार वाले पे जो बिहार आपका है ना चैनल, बिहार टेक्स्ट बुक, उस पे मैंने क्लासेस ली हैं और आगे आएगा तो मैं क्लास लूंगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताऊं। यहाँ पे देखो ईयर मैं नहीं डाल पाया, तो थोड़ी 1 मिनट और बताना, एक चीज और बतानी है आपको, सिलेबस थोड़ा सा और डिस्कस करना है। तो ये चीज आप जान गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए प्रॉपर चलेगा। ये तो मैंने ऐसे कॉमन बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि यार पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और क्वेश्चन की डेट भी बताऊंगा। डेट में डालना भूल गया, मैं डेट भी बताऊंगा कि कौन सा है। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर से क्या होगा, पहले सिलेबस आप जान लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर से आपको पेपर की अवधारणा पता चलेगी और उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। आंसर की कब आएगा, आंसर की कब आएगा, अभी पेपर हुआ है कल, आज ही पूछने लगे आंसर की, थोड़ा वेट करो, थमो। मैं भी जो कट ऑफ लेकर के आऊंगा वो आंसर की के बाद लेकर आऊंगा। आज मेरे पास 7,000 बच्चों का डाटा आया है, 7,000 बच्चों का डाटा आ गया है। मैं देख रहा था उसमें इतना ज्यादा वो मची है कि पूछो नहीं। तो थोड़ा वेट कर रहा हूं मैं भी आंसर की का, मैं बताऊंगा आंसर की आपका कब तक आएगा, पहले इस पे फोकस कर दो। अब मैं इसका पाठ्यक्रम बता देता हूं। ये कॉमन पाठ्यक्रम है आपका। कॉमन क्या है, कॉमन पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम बोले तो सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस देखो, स्पेलिंग सही है सिलेबस की, सिलेबस होता है सिलेबस, स्पेलिंग अपनी बड़ी है, गलत है बताओ। एस सिलेबस, पाठ्यक्रम लिख लेना। इंग्लिश अपनी टाइट है, आप सब जानते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये पाठ्यक्रम है सबका, ये कॉमन पाठ्यक्रम है आपका। किसका पाठ्यक्रम है, ये आपका कॉमन पाठ्यक्रम है। कॉमन मतलब समझ रहे हो, इसीलिए कहते थे कि थोड़ा इंग्लिश पढ़ लो भैया, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, ये हाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पढ़ लो अच्छे से। ये कॉमन पाठ्यक्रम है आपका। अब क्या पूछा जा रहा है समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, विलोम शब्द भर भर के पूछा जाएगा यहां, जैसे जीडी वगैरह में पूछा गया है। दूसरे नंबर पे आपका पर्यायवाची भर भर के पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं अभी, किसकी बात कर रहा हूं, ये हिंदी की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। कॉमन ये सिलेबस है आपका, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द आपसे भर भर के पूछा जाएगा, ये एकदम तैयार होने चाहिए। तीसरे नंबर पे, और ये लगभग आपके तैयार ही होंगे, तीसरे नंबर पे आपके मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे एंड लोकोक्तियां, लेकिन इनका थोड़ा लेवल अच्छा होगा। लोकोक्ति इनका लेवल जीडी से थोड़ा अपर होगा, थोड़ा क्या मतलब भर का अपर होगा। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पे पूछा जाएगा, एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद आपका जो पांचवा टॉपिक आता है वो कौन सा होगा, ये हो गए आपके जो कॉमन टॉपिक हैं, आने ही आने हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आपका तत्सम तद्भव, ये पहले मैं वो कॉमन लिख रहा हूं, तत्सम एंड तद्भव जो जीडी से मिलते जुलते हैं। तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, आसान है, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देखो स्पेलिंग सही, अब मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग, देखो तुम लोग हेल्प कर रहे हो ना, मैं लिखूंगा स्पेलिंग, बस आ गया। अब रहने दो तुम बताने को, SYLLABUS। देखो मैं भी आपसे सीखता हूं, ऐसा थोड़ी है। अब मेरी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो यहाँ पे छठवें नंबर पे आपका देशज और विदेशज भी आ जाएगा भैया, देशज एंड विदेशज शब्द आ जाएगा। विदेशज शब्द भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे जीडी में आया था, यहाँ भी आ जाएगा आपका ये, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद आपका इधर लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिखता भी रहे। उसके बाद सातवें नंबर पे आपका कौन सा आएगा,
7वें नंबर पे जो सबसे तगड़ा रहता है वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि यहां भी आपको मिलने वाला है और वर्तनी शुद्धि आपको यहां भी मिलने वाला है, वर्तनी शुद्धि आपको यहां भी मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉमन हो गया। अब गद्यांश यहां पे जो मिलता है वो अलग गद्यांश मिलता है, मतलब वो आपके उसके जैसा नहीं मिलता है, जीडी जैसा नहीं मिलता है। जीडी में भी इस बार ढूंढने वाला गद्यांश आया था। शुरू भी करिए, अभी तो थोड़ा वेट करिए, अभी तो मैं ये बता दूं सिलेबस। आपने शायद थंबनेल नहीं पढ़ा, थंबनेल में लिखा था इंट्रोडक्शन क्लास, तो बता दूं, ठीक है। तो यहां वर्तनी शुद्धि हो गया। उसके बाद यहां पे आ जाओ 9वें नंबर पे, तो यहां आपका बढ़ जाता है टॉपिक संधि, या ऐसे लिख दूं पहले, 9 नंबर पे आपका आ जाओ। अब यहां आपका संज्ञा भी आएगा, यहां पे आपका सर्वनाम भी आएगा, सर्वनाम, यहां पे आपका विशेषण भी आएगा जो आप लोगों ने जीडी में भी पढ़ा है, यहां विशेषण भी आएगा, यहां पे आपका क्रिया भी आएगा, ठीक है ना। जब आप सिलेबस देखोगे आपको मिलेगा, सिलेबस मतलब जब आप प्रीवियस ईयर उठाओगे, क्रिया भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे अव्यय भी आप पढ़ेंगे। अव्यय बोले तो जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, बता देता हूं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण एंड अव्यय, ये भी यहाँ पे आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। क्रिया विशेषण और अव्यय भी पढ़ रहे होगे। उसके बाद यहाँ आओगे, अच्छा यहाँ पे देखो दो तीन चीजें और छूट गई। जैसे 14वें नंबर पे आप यहाँ देखोगे अनेकार्थिक शब्द भी पूछा जाएगा, अनेकार्थी शब्द भी आपके आ सकते हैं, अनेकार्थी शब्द भी आते हैं, कई जगहों पे पूछे गए। उसके बाद आप 15वें नंबर पे आ जाओ, क्या हो गया 15वां। अब यहाँ पे एक बढ़ा दो संधि, आसान क्वेश्चन पूछेगा, बहुत टफ नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ आ जाओ समास भी पूछेगा। ये दोनों टॉपिक आसान है अगर इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाए, वैसे कठिन माने जाते हैं लेकिन आसान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 16 टॉपिक ये हो गए। और उसके बाद आपका 17वां, और कुछ मिसिंग है तो देख लेंगे। 17वां जो है आपका गद्यांश आएगा, और गद्यांश कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो गद्यांश आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो गद्यांश होगा वो छांटने वाला मिलेगा। छांटने वाला गद्यांश समझते हो, छांटने वाला, यहाँ रिक्त स्थान वाला नहीं होगा। अब रिक्त स्थान से आसान कौन सा होता है, छांटने वाला, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। तो जो रिक्त स्थान से ज्यादा आसान होता है, अब रिक्त स्थान वाला अगर आपने देखा होगा अनुच्छेद वाला, जैसा कि इस बारी पूछा गया जीडी में, तो लगभग सबके पसीने छूटे हैं, सबकी हालत खराब हुई है, ठीक है ना, सबकी हालत खराब हुई है लगभग 2025 वाले में जो गद्यांश आए, कुछ को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कितना भी टफ देगा तब भी आप ढूंढ लोगे। तो इसमें ढूंढने वाला आता है, और ढूंढने वाला आसान होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ढूंढने वाला आसान होता है। इसमें गलती के कम चांस होते हैं, लेकिन जो रिक्त स्थान भरने वाला होता है उसमें गलती के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर इजी आ गया तब तो ठीक है, कठिन आ गया तो गलती के ज्यादा चांस है, यहां पे आपके गलती के कम चांस है। तो ये लगभग आपका सिलेबस मैंने लिख दिया है। अगर कुछ मिसिंग है तो हम देख लेंगे, वैसे मिसिंग नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण है, क्रिया विशेषण भी है, अव्यय भी है, अनेकार्थी शब्द भी लिख दिया, संधि समास भी लिख दिया, बाकी गद्यांश भी है। और वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि पीछा नहीं छोड़ेंगे आपके। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां आ गई। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, तत्सम और तद्भव आ गया, देशज और विदेशज आ गया। सार्थक निरर्थक वगैरह ये आसान चीजें यहां नहीं पूछेगा। वालेकुम अस्सलाम सोहेल जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, और फिर चलते हैं आज के क्वेश्चन में दिखाता हूं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये किस एग्जाम से लिए हैं, और कल से आपको प्रॉपर तरीके से जो प्रीवियस ईयर में लेकर के चलूंगा, वो बाकायदा आपका नाम होगा कि किस एग्जाम में आए हैं, वो वाला मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं। मैंने मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर रखे हुए, बाकी प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है जी। एक बार सभी लोग आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। तो हमने, हाँ मिल गया ये आपका। चलो ये पहला क्वेश्चन है, और ये आपका जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये है आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है। सीआरपीएफ कांस्टेबल का ये पेपर है, 1 जुलाई को ये हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था। और ये 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का। और 1 जुलाई कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2023 में हुआ था, 1 जुलाई 2023, इधर लिख देता हूं, 1 जुलाई 2023 में ये पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, भले मेरे से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए या किसी और के साथ पढ़िए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पे जब आप पढ़ रहे होंगे
तो आपको क्या करना है, आपको ये काम जरूर करना है कि भैया पहले प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कर लेना, वरना कुछ होने वाला नहीं है। प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है संदिग्ध का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? संदिग्ध मतलब जिसको बोलते हैं संदेहात्मक, क्या बोले, संदेहास्पद, संदेहास्पद कहा जाता है, संदेहास्पद बोलते हैं। इसको अनिर्णित बोलते हैं, अनिर्णित कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। मतलब जिसपे निर्णय ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, कैंसर, उसे अनिर्णित कहा जाता है। 1 मिनट का समय देना मुझे, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। इसको अनिर्णायक क्या बोलते हैं, अनिर्णायक, 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 इसको अनिर्णायक, निर्णायक भी कहा जाता है, या अनिर्णायकम, अनिर्णायत्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, संदेहास्पद हो गया, अनिर्णित हो गया, अनिर्णायत्मक हो गया, और उसके बाद आता है आपका अनिश्चित भी आप कह सकते हो उसको, अनिश्चित, अनिश्चित भी कह सकते हो, ये हो गए। और आप इसको क्या कह सकते हो, और आप इसको भ्रामक कह सकते हो। तो आंसर यहां पे डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाध्यकर का मतलब क्या होता है बच्चे, बाध्यकर जो आपको करना ही करना है, जिसको हम अनिवार्य बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको हम अनिवार्य बोलते हैं। तो आज मैं ये पूरा दिखा देता हूं किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये दोनों काट दो, क्लियर है। अब आ जाओ, चलते क्वेश्चन का लेवल देखते हुए चलिएगा। अब ये आसान है, कोयले की दलाली में मुंह काला, पता नहीं जीडी में कितनी बार कराया होगा। तो अत्यधिक हानि होना, बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी, किसी की नकल करके नुकसान उठाना, उम्मीद से कम लाभ होना। तो कह रहा कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका मतलब क्या होगा, बुरे काम में पड़ने का नतीजा कैसा होता है, आप कहोगे सर बुरा होता है, बी वाला आंसर राइट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि भैया ये क्लास इतनी चल रही है यहाँ पे। और जब आप लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी क्लासेस दी जाए, ठीक है। चलिए, अब अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म में द्विगु समास नहीं है। अब समास की बात कर रहे हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि समास क्या होता है। तो समास देखिए, इसको मुझे डिटेल में बताऊंगा, इसको बाद में, पहले यहां समझ लो। जैसे इकन्नी लिखा है, आपने कहा इकन्नी मतलब एक आना, इकन्नी मतलब एक आना, इसको बोलेंगे एक आना। और यहां क्या कह रहा है, अठन्नी, अठन्नी का मतलब क्या होता है, 8 आनों का, 8 आनों का समाहार। पहले आना चलते थे, जैसे आज पैसा चलता है ना, वैसे आना थे, समाहार हो गया। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा त्रिफला, मतलब 3, त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप क्या कहोगे, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, ठीक है ना। समझते हुए चलेगा, एक एक पॉइंट हो। इस लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेवल हाई नहीं है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा हाई लगेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू आओगे तो आसान लगेगा। 4 आनों का समाहार, 4 आनों का समाहार क्या कहलाता है बच्चे, समाहार, इसको चवन्नी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है दुलत्ती, मतलब 2 लातों वाली, 2 लातों का, 2 लातों वाली कह सकते हैं, 2 लातों वाली, या 2 लातों का समाहार कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, 2 लातों का समूह कह सकते हैं, ठीक है ना। दुधारी, 2 धारों का समूह कह सकते हैं, 2 धारों का समूह, 2 धार चल रहे ना, तो 2 धारों का समूह हो गया। अच्छा, जब आप इसको तोड़ोगे, जैसे मझधार, अभी समझिएगा, अभी इसका पोस्टमार्टम बाकी है, मैं कर रहा हूं। मझधार का मतलब क्या होता है, मझधार का मतलब होता है कि जो बीच में अटका हुआ हो, धारों के मध्य कह सकते हो, धारों के मध्य, मध्य, या फिर आप ये भी कह सकते हो बीच में, या आप कह सकते हो अधर झूल में, अधर झूल में है जो, है जो, ठीक है। एक तो ये हो गया, अभी इसके बारे में बताऊंगा कौन सा समास है। नील गाय, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। तो जो एचसीएम वगैरह का है, कांस्टेबल का, वो इस लेवल का आ जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी तो मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर का लेवल दिखा रहा हूं, अभी जब आप इसमें मज जाओगे तो अच्छा लगेगा। अब जहां जहां संख्या हो, अब देखो कितना आसान हो गया, जहां जहां आपको लग रहा है संख्या, देखो आपने पढ़ा 8 संख्या है, यहां 1 पढ़ा, यहां भी 1 देखो संख्या है, समझते हुए चलिएगा। यहां चवन्नी का मतलब 4 आ गया, पहला पद संख्या है। और यहां त्रि का मतलब 3 हो गया, 3 फलों का समाहार, पहला पद संख्या है। आप यहां पे देखो 2 पहला पद संख्या है, यहां भी आपने देखा 2 पहला पद संख्या है। तो जहां पे पहला पद संख्या हो वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। आसान हो गया, नहीं आया, नमस्कार माहिल। तो ये आसान हुआ नहीं हुआ, बताओ,
ये आसान हो गया। तो जहां जहां मैंने ये गोल किया है, जहां जहां पहला पद संख्या आ रहा है, वो सब के सब क्या है, द्विगु समास है आपके। द्विगु का मतलब होता है संख्या। धाराओं के मध्य में है जो, अर्थात एक कोई स्पेशल बंदा है, ये क्या हो गया, बोल सर ये बहुवरी समास हो जाएगा। ये क्या होगा, बहुवरी समास होगा। ठीक है, जहां अलग अर्थ प्रदान करता है। अब कह रहा नीली है जो गाय, अब जैसे ही आपने कहा नीली गाय, गाय की विशेषता क्या बता रहा है, नीली है, तो जहां विशेषण हो, जहां विशेषता बता रहा हो, वहां पे क्या होता है, आप कहोगे सर वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय नाम का समास आता है। तो ये कर्मधारय समास हो गया। तो आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका ये वाला बन गया, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यही अलग है। तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आ गया, समझ गए। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपने कहा यार हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हम कैसे विनय भैया संधि कर पाएंगे। मैंने कहा अगर इसका तरीका बताऊं तो कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब इसका तरीका समझो, एक विसर्ग संधि नामक होती है। देखिए ये बड़ा वैसे कठिन है, ये जो विसर्ग संधि है वैसे ये बहुत कठिन है वास्तव में। इसके नियम होते हैं, लगभग 9 10 12 नियम पढ़ोगे आप, लेकिन इसकी ट्रिक भी बड़ी प्यारी सी है। ट्रिक क्या है, देखो जहां भी आधा सा ये हो, ऐसा आधा सा हो, ठीक है ना, जैसे ये लगा है, जहां भी आपको ये वाला आधा सा मिल जाए, ये वाला ऐसे आधा सा लगा हो और संधि हो रही हो, जहां पे ये वाला आधा सा मिल जाए, संधि पूछ रहा हो, जहां ओ की मात्रा हो, गुण संधि ना हो, बताऊंगा कैसे, या फिर ऊपर रा लगा हो, इसको भले ही भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ऊपर यहां पे रा लगा हो, इसके गिने चुने शब्द आते हैं, बताऊंगा। इनके स्थान पे विसर्ग संधि होती है। आपको करना क्या होता है, जैसे ये सा है ना, इसके स्थान पे 2 बिंदी रख दो ऐसे, ये विसर्ग इसी को बोलते हैं। ऐसे 2 बिंदी रख दो, आगे पीछे जो शब्द है उसको ऐसे लिखा रहने दो। अभी देखना ट्रिक, अगर ना समझ में आए तो बताना। जैसे आपने कहा शब्द यहां पे लिखा है, सपोज दैट निश्चल, क्या लिखा है आपने, निश्चल लिखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पे देखो मैंने नी लिखा और इसके स्थान पे मैंने 2 बिंदी रखा दी, और उसके बाद क्या कर दिया, छल कर दिया, तो नी धन छल हो गया। बताओ मैंने कुछ किया, बस इसको गायब किया, इसके स्थान पे 2 बिंदी रख दी। अब आप कहोगे सर अच्छा तो इसका बता दो, चलो इसका देखो। जैसे आपने कहा, इधर बताता हूं, आपने कहा शब्द क्या लिखा है, दुस्साहस, दुस्साहस लिखा है, देखो आधा सा है यहां पे, ठीक है, आधा सा यहां पे है, आपने लिखा यहां दो, सा के स्थान पे आपने 2 बिंदी मारी, यही तो सिखाया मैंने। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना, ये क्या हो गया, दुस्साहस। ट्रिक मिल गई, नहीं मिली आपको। और शब्द देता हूं, जैसे इसकी मात्रा, अब यशोदा हो गया, ठीक है, यशोधरा हो गया, मनोहर हो गया, ऐसे शब्द आते हैं, मनोज हो गया। तो सपोज आपके सामने आ गया मनोहर, मनोहर में कौन सी संधि, अब देखो यहां पे आपने लिखा मन, ओ के स्थान, सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें होता है, यहां पे ऐसे 2 बिंदी मारी, उसके बाद लिख दिया हर, मनाहदन हर हो गया। क्लियर है सभी को। अब आपने कहा सर इस रा वाले का बता दो, तो यहां पे मैंने लिखा, इधर लिखूं, कहां लिखूं, यहीं लिख दूं। आपने कहा भैया आशीर्वाद दीजिए, पेपर अच्छा हो, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। आपने कहा यहां पे देखो, यहां पे यहीं पे लिख दो, यहां पे लिखो आशी, ऐसे लिखा, और ये रा के स्थान पे 2 बिंदी मारी, इधर जो बचा उसको ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया, आशी धनवाद हो गया। क्लियर है सभी को। तो इसका जब करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर नहीं आएगा, इसके स्थान पे 2 बिंदी मारो, उसके बाद आ गया चल, ये क्या हो गया, निधन चल हो गया। ये तो एक क्वेश्चन है, अभी प्रैक्टिस तो हम बहुत करेंगे। तो यहां पे आंसर क्या होगा, निधन चल हो जाएगा। आंसर आपका ये वाला डी वाला राइट हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं। हिंदी टफ है या आसान है, सच बताना। आप लोग आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बताओ हिंदी टफ है या आसान है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। एनालिटिकल एबिलिटी का चलवा देंगे, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है यहां पे, जैसा जीडी में आप पढ़ते हो कि वाक्य के जिस खंड में त्रुटि है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डेट मैंने स्टार्टिंग में लिख दी है, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरे ये मित्र यहां किसी काम से आए हैं, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था कर दें। तो कह रहा त्रुटि कहां पे है ये बताओ। अब ऐसी तो जीडी में पढ़ा है आपने, कुछ अलग पढ़ा है क्या। तो जीडी से हटके केवल 2 ही तो क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा हार्ड है, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम आसान है, 2 क्वेश्चन हार्ड है। अभी आप देखना आगे सारे आसान मिलेंगे आपको। एक टफ मिल जाए तो मुझे बताना, केवल 2 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, बाकी सारे आसान है। अब देखो कह रहा मेरे ये मित्र हैं, यहां किसी काम से आए हैं। अब कह रहा मेरे ये मित्र हैं, तो आप उनके थोड़ी कहोगे, आप मैंने कहा यार मेरे ये मित्र हैं, इनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दो। तो मेरे ये मित्र हैं, अगर मैं कहता मेरे वे मित्र हैं तो यहां पे उनके हो जाता। यहां कह रहा मेरे ये मित्र हैं, यहां किसी काम से आए हैं, इनके, यहां क्या आएगा, आप कहोगे सर इनके ठहरने की कोई व्यवस्था कर दें, तो उनके नहीं होगा, इनके होगा, क्योंकि ये है यहां पे। तो गलती कहां पे है, गलती दूसरे वाले में है। ये पहला है और वो दूसरा है, ये तीसरा है, तो गलती दूसरे वाले में, दूसरा कहां पे, यहां पे है, डी वाला आंसर राइट होगा। बताओ कितना तगड़ा है, बिल्कुल सही, आलम जी का आ गया आंसर।
चलिए, कह रहा क्या के खाने से शरीर में फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है। अब देखो क्या कह रहा है, सेम जीडी वाला है, कुछ जीडी से अलग नहीं है मेरे भाई। कह रहा है क्या खाने से, ऐसी क्वेश्चन आया होगा जीडी में भी, क्या खाने से शरीर में फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है? निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा उचित तद्भव शब्द है? अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। अब आप देखोगे, ये लिखा है मृक्षण, छा है, ये लिखा है मधुक, ये लिखा है मत्स्य, और ये लिखा है मछली। अब आपने जीडी में पढ़ रखा है, अब बताओ इसमें तद्भव शब्द क्या है? क्या पूछ रहा है? तद्भव पूछ रहा है। अब इसमें तद्भव क्या है? देखो सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है कि भैया ये होगा। आलम यादव जी का सबसे पहले आंसर आया है, माहिर जी का ए आंसर आया है। सभी लोग आंसर करो, मेरी क्लास में आंसर सभी लोग किया करो प्लीज। देखिए भारत जी का, महेश जी का भी आंसर ये आया है, प्रद्युम्न जी का भी आंसर ये आया है, सुजान का भी आंसर ये आया है। अब देखो मृक्षण किसको बोलते हैं? मृक्षण का तत्सम क्या होता है? आप कहोगे सर मृक्षण का मक्खन होता है। क्या होता है बच्चे? मक्खन होता है, ठीक है। मधुक का महुआ होता है, महुआ, ये तद्भव हो गया। मत्स्य का तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर मछली होता है, मछली। तो ये क्या है? ये तद्भव लिखा है आपने, ये इधर तद्भव लिखा है। अगर इधर आपने तद्भव लिखा है मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके तत्सम है, ठीक है। बचा कौन सा? मछली। तो मछली क्या है? आपका तद्भव है, और इसका तत्सम ये रहा आपका। तो आंसर ए वाला हो गया। ऐसे तो जीडी में पढ़ते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दुर्निवार्य शब्द के लिए अनेक शब्दों का वाक्य खंड बताइए। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये दुर्निवार्य की बात कर रहा है। दुर्निवार्य, जो कठिनाई से प्राप्त हो। अब जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको तो दुर्लभ बोलते हैं, दुर्लभ या फिर दुष्प्राप्य कहा जाता है भाई, दुष्प्राप्य बोलते हैं इसको, ऐसे कर देंगे। जो बुरे रास्ते पर चलता है उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसे कुमार्गी कहा जाता है, ठीक है। जिसका निवारण करना कठिन है, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। बताओ कितना टफ है, ये सारे तो पढ़ रखे हैं आपने। ये वाला आंसर हो जाएगा कि भैया जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार्य कहते हैं या दुर्निवार कहते हैं। डेली 3 बजे चलेगा, वही अपना पुराना टाइम है यार, 3 बजे 3 PM पे चलेगा आपका, डेली क्लास होगी डेली। सबसे पहले प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, अब शुद्ध अशुद्ध से आता है, ये सारे पढ़ रखे हैं आपने। हम खा रहा हूं, उस थैले में कुछ अवश्य है, बाहर कौन खड़ा है, यह घड़ी खराब है। अब किसकी बात कर रहा है? अशुद्ध की बात कर रहा है। तो आप क्या कहोगे? यह कौन खड़ा, यह घड़ी खराब है, यह की बात कर रहा है, ये निश्चयवाचक हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा बाहर कौन खड़ा है, कौन क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक हो गया। ये क्या है? आप कहोगे सर ये पत्नी वाला सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। उस थैले में कुछ जहां भी आ जाए, अनिश्चयवाचक है, ये भी मैं खूब अच्छे से बताया मैंने, फिर से बताऊंगा, अनिश्चयवाचक हो गया आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहां उत्तम पुरुष है, लेकिन कह रहा हम खा रहा हूं नहीं, मैं खा रहा हूं, एक वचन में आएगा। हम खा रहे हैं होता तो सही हो जाता, हम बहुवचन शब्द है तो क्रिया क्या बनेगी? यहां बहुवचन बनेगी। तो हम खा रहे हैं या तो कर दो, या मैं खा रहा हूं कर दो। आंसर ए वाला राइट होगा। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? अगर यहां कहते हैं मैं खा रहा हूं, मैं खा, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो ऐसे हो जाता, तो सही होता। क्यों? ये बहुवचन बन गया। सर डरबोर्ड का आर्ट बताओ, क्या कह रहे हो? फिर से लिखो, समझ नहीं पाया। उचित तद्भव शब्द का चयन निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। प्रापण का तद्भव क्या होता है बताइएगा? ये प्रापण लिखा हुआ है। प्राण का तद्भव परान होता है, परान, ऐसे करेंगे। पानी यहां पे आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना। और क्या बोलते, पापड़ का परपट होता है, पापड़ का परपट होता है, ध्यान रखिएगा। और बचा कौन सा? पाना। तो प्रापण का मतलब होता है पाना, किसी चीज को पा लेना, प्रापण कहलाता है। तो यहां क्या लिखेगा? यहां पाना लिख दीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या? हैप्पी महाशिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल का जो है आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? अब पुष्प को क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा, इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो पुष्प को क्या बोलेंगे भैया? ये फूल का पर्यायवाची है। पुष्प का तद्भव पुष्प भी होता है, ध्यान रखिएगा, फूल बोलते हैं। कुसुम भी आप इसको बोल सकते हो, प्रसून भी आप कह सकते हो, प्रसून बोलेंगे, ठीक है ना। सुमन भी आप कह सकते हो, इसको सुमन बोल देंगे। लेकिन क्या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर रमेश नहीं कहा जाता है। अब रमेश किसे कहा जाता है? तो भैया रमेश जो है रमा के जो ईश है, अर्थात विष्णु जी को रमेश कहते हैं।
विष्णु जी को कहते हैं जिनको जनार्दन बोला जाता है, जनार्दन क्या बोलेंगे, जिनको जनार्दन कहा जाता है, जिनको नारायण बोलते हैं आप, नारायण बोलते हैं, जिनको चक्रपाणी कहा जाता है, चक्रपाणी, जिनको चक्रपाणी कहा जाता है, जिनको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर चक्रधर बोला जाता है, चक्रधर कहते हैं, चक्रधर कहा जाता है, इनको मुरारी भी बोला जाता है, मुरारी, मुकुंद कहा जाता है, और भी कई सारे नाम हैं इनके, मुकुंद बोलेंगे, शेष साई कहा जाता है, शेष की सैया पे सोते हैं इसलिए इनको शेष साई के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपको याद रखना है। विनय भैया कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है। क्वेश्चन करा, सूरज ने श्याम से कहा कि मैं सूरज बीमार है, दिए गए वाक्य में कौन से शब्द में असंगतता पहचानिए। तो असंगतता मतलब कौन सा गलत है ये पहचानना है। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया यहाँ पे, बाकी कुछ है थोड़ी, कितना टफ बनाएंगे। आंसर करिएगा। अब इसमें रहता है कि ट्रेड्स वाले डालते हैं, कुछ इंटर लेवल से निकलती है वैकेंसी, कुछ 10th से भी निकलती है, तो जो 10th वाली है थोड़ा सा आसान होंगी। कह रहा कि सूरज ने श्याम से कहा कि मैं सूरज हूं, तो मैं, अरे सूरज ने कहा तो ये थोड़ी कहेगा मैं सूरज बीमार है, नहीं, सूरज ने श्याम से कहा कि मैं बीमार हूं, कि मैं बीमार हूं, तो यहां पे भी गलती है वैसे, यहां पे आएगा मैं बीमार हूं, ये आना चाहिए, तो यहां पे मैं सूरज, यहां पे गलती है, डी वाला आंसर करिएगा। कौन सा हो जाएगा आपको सर, डी आंसर राइट होगा। एक बार आंसर करो सभी लोग। तो इसमें ये जो आए थे आपके 2023 में, ये 25-25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी क्या है, अभी आपके 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं फिलहाल 25-25 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा आपको। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से एक कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। अब देखो ये समास से क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है इसमें कौन सा शुद्ध है, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूं। कह रहा है यथाशीघ्र। अब देखिए एक जो यथाशीघ्र है ना, यहां पे यथा लिखा है, तो जहां यथा हो, भर हो, ऐसे शब्द आ जाए, वहां क्या होता है, आपको कहोगे सर वहां पे अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव समास जहां पे भी आपका उपसर्ग लगा हुआ हो, जैसे लग नहीं जाता लाजवाब, बेवफा, ठीक है ना, बेहिसाब, ऐसे उपसर्ग लगते हैं, तो उपसर्ग लगा है, उपसर्ग, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। जहां पे अव्यय शब्द लगा हो, जैसे यथा हो गया, भर हो गया, ठीक है ना, ऐसे अव्ययी भाव समास हो गया, अव्यय होता है, जहां अव्यय पद हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। या फिर जहां पे भी शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति, जैसे शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति मतलब जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बीच बीच, बीचों बीच, ऐसे शब्द आ जाए, राधे राधे, राम राम, तो ये क्या बन रहे हैं, अव्यय बन रहे हैं। यूपी पुलिस का न्यू बैच चाहिए, कैसे ले। यूपी पुलिस का न्यू बैच के लिए मेरी यूपी टेक्स्ट बुक पे जब मैं क्लास ले रहा हूँ वहां पूछेगा, लिंक मैं दे दूंगा, वहां से ले सकते हो। यह सबसे बढ़िया है आज के लिए, अगर आपको लेना है तो सबसे अच्छा है बैच जो हमारा चल रहा है, वो सुपर पैक है, सुपर सिलेक्शन पैक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं दे दूंगा। सुपर सिलेक्शन पैक, उसमें एक बैच है 500 कुछ 600 का मिलेगा, 3 साल तक की वैलिडिटी है, जितने भी बैचेस हैं सब आपको उसमें मिलेंगे, जितने आप तैयारी कर रहे हो लगभग। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्रतिदिन, देखो प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, मतलब ये भी अव्ययी भाव समास हो गया। तो यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है, जितना शीघ्र हो सके, इसका विग्रह करोगे क्या निकलेगा, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके। हाँ, आपके लिए इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि एक स्पेशल क्लास संधि की फोड़ दूंगा, स्पेशल क्लास संधि की फोड़ दूंगा, 2-3 स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास समास की फोड़ दूंगा। तो ये स्पेशल क्लास मैं जरूर कर दूंगा आपके लिए, मैं इतना कर सकता हूं। तो मेरे हैंड से जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। ये थ्योरी वाली, ये भी थ्योरी की क्लास ले लूंगा, ये भी थ्योरी की क्लास ले लूंगा, 2 क्लास थ्योरी की ले लूंगा, पढ़ लेना, मोक्ष प्राप्त, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा गाय भैंस, गाय भैंस मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, गाय और भैंस की बात कर रहे हैं, गाय और भैंस, तो ये दोनों पद प्रधान है, क्या बोलेंगे, गाय और भैंस। ऐसे भी इसका विग्रह कर सकते हो, और इसका विग्रह ऐसे भी कर सकते हो, गाय भैंस वगैरह, मतलब गाय और भैंस की बात कर रहा है। तो ये दोनों पद प्रधान है, और जहां दोनों पद प्रधान हो वहां क्या होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे आपने कहा माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण सीता राम, राम रावण, तो द्वंद्व समास हो गए, देव दानव, ऐसे करके। तो ये समाहार द्वंद्व कह रहा है। अच्छा, हर लेवल का पूछा है, समाहार द्वंद्व हो गया, ये वाली बात क्या है, सही है, तो ये समाहार द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यथार्थ, अर्थ के अनुसार, मतलब द्वंद्व समास। अब क्या कह रहा है, यथार्थ द्वंद्व की बात कर रहा है, नहीं होगा। यथा, यहां पे क्या लिखा है, यथा, तो यथा क्या आ गया, अव्यय आ गया, उसके बाद आएगा अर्थ, मतलब अर्थ के अनुसार, यथा प्लस अर्थ, ऐसे निकलेगा ना, तो अर्थ के अनुसार हो गया। यहां यथा लिखा हुआ है, मतलब ये भी क्या हो गया आपका, द्वंद्व ना होकर के ये अव्ययी भाव समास हो गया, अव्ययी भाव हो जाएगा। तो यहां भी गलत है, ये भी गलत है, सही कौन सा है, केवल ये वाला सही है। तो आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा,
वनडे एग्जाम बाय टेक्स्ट बुक। क्या लिख रहे थे भाई प्रमोद, मैंने देखा ही नहीं, तब तक टीम ने डिलीट कर दिया। निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची क्या होगा बताओ। इसका मतलब कुछ गलत लिख रहे थे तुम। अरे थोड़ा लिखने देते, हम भी देखते क्या लिख रहे हैं, थोड़ा जवाब देते प्रमोद जी का। प्रमोद जी का मैसेज ही डिलीट हो गया। तो कह रहा सहेली है, वामा है, अरण्य है, अटवी है, अचिर है, अजर है, अनिरद है, नीरज है। निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची क्या होगा। देखो सहेली को क्या बोलते हैं, सहेली को सखी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सहेली को आली भी बोला जाता है, सहेली को सरेंद्री कहा जाता है। क्या बोलेंगे, सैरंद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद वामा किसे कहा जाता है, तो वामा इधर लिखता हूं। वामा किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर वामा पत्नी को कहा जाता है, पत्नी को बोलते हैं भाई। और क्या बोलेंगे, इसको जोरू कहा जाता है, जोरू याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको सहधर्मिणी बोलते हैं, सहधर्मिणी कह सकते हो आप। पत्नी को क्या कहोगे, सहधर्मिणी कहोगे। इसको आप सहचरी भी कह सकते हो। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको अर्धांगिनी भी आप कह सकते हो, अर्धांगिनी। और जब पत्नी आपकी होगी ना तो वो दारा सिंह जैसे काम करती है, तो आप उसको दारा भी बोल सकते हो, दारा बोल सकते हो, कलत्र बोल सकते हो, पत्नी को कलत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाओ, क्या कह रहा है, अरण्य। अरण्य किसका है बच्चे, तो आप कहोगे सर अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची है, वन का पर्यायवाची है, कानन का पर्यायवाची है, कांतार का पर्यायवाची है, कांतार का। इसको आप अटवी भी कह सकते हो, इसको आप विपिन भी कह सकते हो। तो ये किसके हो गया, बोलो सर ये अरण्य अर्थात जंगल के पर्यायवाची। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अचिर का मतलब क्या होता है, अचिर जो पुराना नहीं है, जो नया है, नया नवीन। नीरद किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। नीरज किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। अचर चर जो चल नहीं सकता, अचर हो गया। तो यहां पे अचर मतलब जो चल नहीं सकता, इसको हटा दो। बी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अकिंचन का पर्यायवाची आप बताओ क्या होगा। आलसी है, गरीब है, कृषक है, ऋणी है। अकिंचन को क्या बोलते हैं, बोलो सर अकिंचन को निर्धन कहा जाता है, इसको दरिद्र बोला जाता है, दरिद्र। दरिद्र बोलेंगे, इसको धनहीन भी कह सकते हो, धनहीन आप कह सकते हो, दरिद्र कह सकते हो। और क्या बोलते हैं, दीन कह सकते हो, दीन कह सकते हो, गरीब कह सकते हो, गरीब। दरिद्र, गरीब, निर्धन, ये सब किसके हो गए, अकिंचन के पर्यायवाची। तो आंसर आपका क्या बनेगा, बी वाला राइट बनेगा। कृषक किसका है बच्चे, किसान का पर्यायवाची, किसान। अब किसान को कृषाण भी कह सकते हो, किसान को हलधर भी कहा जाता है, हलधर कह सकते हो। किसान को आप खेतीहर कह सकते हो, खेतीहर। ये किसान के पर्यायवाची हो गए। आलसी मतलब जो सुस्त है, सुस्त, शिथिल, उसको आलसी। ऋणी का मतलब क्या हो गया भाई, जिसने कर्जदार हो, जो जैसे अधमर्ण हो गया, तो ऋणी को अधमर्ण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अधमर्ण, जिसने कर्ज लिया हो। इसको आप कर्जदार भी कह सकते हो, कर्जदार, कर्ज लेने वाला। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, बताते रहो स्पीड में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प मूल शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। अब मूल, मैंने आपको टॉपिक में एक अनेकार्थी शब्द लिखवाया था, तो मूल क्या है, अनेकार्थी शब्द है। मूल का मतलब क्या होता है भाई, मूल का मतलब होता है तुम्हारी नींव क्या है, तुम्हारी जड़ कहां पे है, ठीक है। मूल का मतलब पूंजी भी होता है, तुम्हारे पास मूल है कुछ, बचा कौन सा, पत्ता। पत्ता नहीं होगा, सी वाला आंसर राइट होगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। मनीष के परिवार में मांस आरंभ से ही नहीं खाया जाता है, तो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, सामिस भोजी, शाकाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी। तो अल्पाहारी का मतलब क्या होता है, कम खाने वाला, कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। मांसाहारी को क्या बोलते हैं, मांसाहारी को सामिस कहा जाता है, सामिस मतलब ये मांस खाने वाला। और उसके बाद शाकाहारी को क्या कहते हैं, इसको निरामिष कहते हैं, निरामिष, निरामिष कहते हैं। अब कह रहा है मनीष के परिवार में मांस आरंभ से ही नहीं खाया जाता है, मतलब वो क्या है, सॉरी नहीं सामिस नहीं, निरामिष है, शाकाहारी। तो सामिस का मतलब मांस खाने वाला। समझ गए, नहीं समझे, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा है कि गयंतर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहां संधि भी पूछेगा, अब इसको जब आप तोड़ोगे देखो समझिएगा क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है गत्यंतर। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं, हालांकि कई लोगों के ऊपर से जाएगा। ये यण संधि होती है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि होती है, ध्यान रखिएगा। यण स्वर संधि आप पढ़ोगे जब संधि में आओगे तो उसमें एक नियम होता है। पहला नियम ये होता है कि ई है, इधर ई है, ठीक है ना, ई और ई। उसके बाद अगर कोई इधर असमान स्वर है, मतलब स्वर होते हैं 11, असमान स्वर कोई भी हो इन दोनों को छोड़ करके, तो यहां पे क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये या में बदलता है। समझोगे, आपको मैं बताऊंगा जब थ्योरी की क्लास लूंगा, इसकी क्लास लगवाऊंगा मैं बहुत जल्दी, टेंशन मत लेना। जैसे शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है गत्यंतर, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे गत्यंतर लिखा है, इसको आपने तोड़ा ऐसे गत, यहाँ पे संधि हो रही, हलंत लगाया,
क्योंकि ये आधा है तो हलंत लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, या बचा, या में हलंत लगाएंगे तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और ये बिंदी ऐसे रख दो। उसके बाद जो बचा इसके लिख दो। अब यहाँ पे या है मतलब ये, और देखो इधर आ भी है, तो यहाँ क्या होगा, इधर ई और ई में से कोई ये रहा होगा, और यहाँ पे ये देखो भिन्न स्वर है, अनुस्वार लिखा रहने दो, तभी ये या बना होगा। अब देखो यहाँ पे जो शब्द था उसको ऐसे लिख लो, और यहाँ भी जो शब्द था उसको ऐसे लिख लो। अब ये इसके साथ रहा होगा तो इसके साथ जोड़ोगे, एक मूल शब्द बनाओगे, संधि में दोनों तरफ मूल शब्द होते, सार्थक शब्द, गति निकलेगा। और इधर इसको जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा। मतलब ये गति प्लस अंतर बन जाएगा, गत्यंतर हो जाएगा। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं सबसे आसान उठाया हो, नहीं, गति प्लस अंतर। तो जो क्वेश्चन मतलब जो पहला सेट था वही उठाया, तो पहले सेट से आपको आंकड़ा लगेगा ना कि हम किस लेवल की हमको तैयारी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची, गिरिधर का पर्यायवाची क्या होता है। गिरि को धारण करने वाले, गिरि को किसने धारण किया था बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। मनोज किसे कहा जाता है, मनोज कामदेव को कहा जाता है, कामदेव को। अच्छा ये थोड़ा सा लेवल और हल्का हो जाएगा क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन पूछता था, अभी कितना पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ चीजें और निकालेगा। कामदेव हो जाएगा, और क्या बोलेंगे, कामदेव है, कामदेव को अनंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे बच्चे, अनंग कहा जाता है। इनको कंदर्प कहा जाता है, कंदर्प बोलेंगे। इनको मनसिज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मनसिज बोलते हैं। इनको अतनु कहते हैं, अतनु याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे, कुसुमाकर बोला जाता है, कुसुमाकर कहेंगे, कुसुमाकर। इनको पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा बोलते हैं। इनको कुसुम सर भी कहा जाता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, कुसुम सर बोलते हैं इनको। इनको सचिव क्या बोलते हैं आपका, रतिपति कहा जाता है, रति के पति हैं, रतिपति बोलते हैं। इनको मार भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मार कहा जाता है। कुसुमेशु भी कहा जाता है, कुसुमेशु, क्या बोलेंगे, कुसुमेशु कहते हैं, कुसुमेशु ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाओ इधर, नंद नहीं होगा, गोविंद, आनंद। आनंद का मतलब क्या हो गया, आनंद मतलब हो गया खुशी मना रहे हो आप, आनंद मतलब प्रसन्नता, क्या बोलेंगे, प्रसन्नता। प्रमोद, आमोद, आमोद, उल्लास, ये सब किसके, ये सब इसके पर्यायवाची याद रखेंगे, ठीक है। गिरिधर कृष्ण जी को कहते हैं, कृष्ण कन्हैया, जिनको मुरलीधर भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, मुरलीधर, मुरलीधर भी बोलेंगे। जिनको कंसारी कहा जाता है, कंस को मारा था इन्होंने, वध किया था, कंसारी बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, मुरलीधर बोलेंगे। इनको गोपाल भी कहा जाता है, इनको गोविंद भी कहते हैं, मदन भी कहते हैं। तो आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, आसान है, कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा कि निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित है। तो ऐसी तो आपने उसमें भी पढ़ा था, उसमें क्या बोलते हैं आपके जीडी में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था। अब कह रहा आटे के साथ घुन भी पिसता है, मतलब दोषियों को दंड अवश्य मिलता है। अब इसमें कह रहा कि निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये कह रहा है, मतलब जो सही है वो बताना है। तो इसका मतलब दोषियों को दंड अवश्य मिलता है, ये नहीं होगा। क्या होगा साहब, आटे के साथ घुन पिसता है, इसका मतलब जो बुरा होता है, बुरे की संगति वाला जो सीधा बंदा होता है ना, उसको भी दोषी ठहराया जाता है, मतलब उसको भी सजा मिलती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पुलिस का डर समाप्त हो जाना नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, मतलब जिसने गलत काम किया है वो सामने वाले को डांट रहा है। आम की आम गुठलियों का नाम, अच्छा, ऊंची दुकान फीका पकवान केवल बाहरी दिखावा। और कह रहा आम की आम गुठलियों के दाम बेईमान से ज्यादा पैसे नहीं, आम की आम गुठलियों के दाम मतलब इसको दोहरा लाभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दोहरा लाभ, कि भैया दोहरा लाभ हो गया, आम के आम मिल गए, गुठलियों के दाम मिल गए। क्वेश्चन ये जो आपका बन रहा है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि केवल बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है, बाकी कुछ नहीं। ओके जी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। आंसर करेंगे सभी लोग, जिसे भेदा ना जा सके। अब ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हो, अमर जिसे जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं, जो कभी ना मरे उसको अमर कहते हैं। भेद्य मतलब जिसे भेदा जा सके, जिसे भेदा जा सके, तो जिसे भेदा जा सके उसे भेद्य। अपरिमेय जिसे मापा नहीं जा सकता, अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाता है। और उसके बाद आपका अभेद्य जिसे भेदा नहीं जा सकता उसे अभेद्य कहलाता है। तो ये तो वैसे क्वेश्चन थे, आज मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था, आपको तरीका बता रहा था। अब जब
बढ़िया से प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा तो एक एक दिन में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये तो वार्म अप में ऐसे ही निकल जाएगा, 20-25 क्वेश्चन गायब हो जाएंगे। टेंशन मत लेना, चिल्ल मार के एकदम पढ़ाई करना। गारंटी मेरी है कि सारी चीजें आपके जहन में उतारने की तथा रखता हूं, और ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा जब आप बैठोगे, प्रॉपर तरीके से क्लास देखते हुए चलिएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है क्या? सबसे पहले तो ये बता दो, गद्यांश आपका ऐसे मिलता है छांटने वाला, तो इसको देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ोगे आप अच्छा आसानी से आंसर दे सकते हो। जैसे कह रहा प्रस्तुत गद्यांश में प्रयोग किए गए आतंकवाद, आतंकवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। क्या आतंकवाद धार्मिक गतिविधि है, हिंसात्मक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, अहिंसात्मक गतिविधि है? तो देखो, हमें अपने आप से कुछ नहीं करना, हमें वही आंसर देना है जो गद्यांश में हो। ठीक है, कह रहा हाल के वर्षों में आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक भयंकर चुनौती के रूप में उभरा है, वह विश्व क्षितिज पर प्रलयंकारी बादलों की भांति, किसकी बात कर रहा है? जो प्रलय मचाते हैं, प्रलयंकारी बादलों की भांति छाया हुआ है और प्रतिपल मानव के लिए संकट का कारण बना हुआ है। ना जाने कहां और किसके ऊपर उसका वज्रपात हो जाए और विनाश लीला प्रकट हो जाए। तो मतलब आतंकवाद विनाश करता है, इसके कारण मानव हर क्षण संत्रस्त है, डरा हुआ है, केवल मूक दर्शक बना हुआ है। आतंकवाद और मानव मूल्यों की बात की जाए तो दोनों ही संपूर्ण रूप से परस्पर विपरीत है। आतंकवाद वास्तव में अतिवाद का दुष्परिणाम है। आज के भौतिकवादियों, अब देखो आपको पता चल गया कि भैया ये धार्मिक गतिविधि नहीं है, राजनीतिक गतिविधि नहीं है, अहिंसात्मक गतिविधि नहीं है, कैसी है? तो आप कहोगे सर हिंसात्मक गतिविधि है। क्वेश्चन में देखते ही आप पहचान जाओगे आंसर होगा। ठीक है, बंगाली बाबा की जय हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थोड़ा दिक्कत किस में आती है इसमें, कि अगर कभी शीर्षक निकालने को आ जाए, आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, खासकर नॉन हिंदी भाषी वाले तो कहेंगे सर शीर्षक होता क्या है, मुझे यही नहीं पता। लेकिन उनके लिए भी आसान तरीका है, उनके लिए भी आसान तरीका है कि निम्न विकल्पों में से उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। शीर्षक जब हम छांटते हैं ना तो कुछ नहीं करना होता, हमें पूरा गद्यांश देखना है और गद्यांश में जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया हो, जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया हो, वही शीर्षक होता है। सर कैसे जानेंगे? मैंने कहा उसके लिए आपको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पूरा गद्यांश पढ़ना है तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्किप करके 4 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ लेंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। समझ रहे हो, ये तरीका होता है इसको करने का। तो जैसे यहां कह रहा है कि दिए गए अपठित गद्यांश, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ना दिख रहा, ऊपर कर दूं थोड़ा, लेकिन ऊपर होगा नहीं, दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा होगा यार। कह रहा दिए गए अपठित गद्यांश के सही तथ्य को अंकित कीजिए। आतंकवाद असंतोष की अभिव्यक्ति है, आतंकवाद अतृप्त की अभिव्यक्ति है, आतंकवाद संतोष की अभिव्यक्ति है, आतंकवाद तृप्त की अभिव्यक्ति है। तो कह रहा आंसर क्या होगा जरा बताओ। बिल्कुल, अब कह रहा कि आपने पढ़ा, कह रहा कि यहां से पढ़िएगा, इसके कारण मानव हर संत्रस्त रहता है, संत्रस्त मतलब संकालु रहता है, वह केवल मूक दर्शक बना हुआ। आतंकवाद और मानव मूल्यों की बात की जाए तो दोनों ही संपूर्ण रूप से परस्पर विपरीत है, विलोम है। आतंकवाद वास्तव में अतिवाद का दुष्परिणाम है। आज के भौतिक युग में आतंकवाद की काली छाया बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण मनुष्य में, देखो यहां क्वेश्चन मिल गया, इसके कारण मनुष्य में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही। क्वेश्चन क्या पूछा? दिए गए अपठित गद्यांश के सही तथ्य को अंकित कीजिए। तो इसके कारण क्या, और आतंकवाद असंतोष की अभिव्यक्ति है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। बस छांटना है, ये तो खैर टफ है, 2023 में आता है, ये इससे भी आसान आएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का वास्तविक जीवन से क्या संबंध हो सकता है? आज के भौतिक जीवन में प्रगतिवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज के भौतिक जीवन में प्रयोगवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज के भौतिक जीवन में अतिवाद आतंकवाद की काली छाया के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज के भौतिक जीवन में छायावाद आतंकवाद की काली छाया में के समान तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन में आंसर है, आ जाओ देखते हैं। कहां था? आज के भौतिक जीवन कहां पढ़ा था? हाँ, यहां से पढ़ो। देखो कह रहा आज के भौतिक युग में आतंकवाद की काली छाया, आतंकवाद की काली छाया बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण मनुष्य में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। इस असंतोष की भावना अभिव्यक्ति असंतोष की अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम है। तो यहां पे ये वाला भी लाइन खींच लीजिएगा, इसमें भी समाहित हो जाएगा। अनेक माध्यम, यह असंतोष क्रुद्ध युवा पीढ़ी में बुरी तरह फैला जा रहा है। राजनीति स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए आतंकवाद आज एक अमोघ अस्त्र बन गया है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण आदि इसके सामान्य रूप हैं। अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवाद उत्पन्न करने की पद्धति एक सामान्य प्रक्रिया बन गई। जब कोई
शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता है, तो प्रायः इसका प्रतिकार आतंकवाद के रूप के सामने आता है। उपेक्षित वर्ग अपनी अस्मिता प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का मार्ग चुनता है। अब क्या कह रहा है, कौन सा आंसर होगा? तो आज के भौतिक जीवन में प्रगतिवाद, जो प्रगति है, क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं, प्रगति नहीं, क्या कह रहा है? प्रयोगवाद। विनाश लीला हो रही है, कहाँ था, कहाँ से पढ़ा था? आतंकवाद और मानववाद। आज के भौतिक युग में आतंकवाद की काली छाया बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आज के भौतिक जीवन में प्रयोगवाद आतंकवाद की काली छाया के समान नहीं, प्रगतिवाद, अतिवाद की बात करेगा यहाँ पे, अतिवाद, ये वाला हो जाएगा, सी वाला। उसके बाद ये निम्न में से प्रस्तुत गद्यांश का प्रमुख विषय कौन सा है? तो इसका प्रमुख विषय क्या है आपको ये बताना। तो प्रमुख विषय भैया आतंकवाद का दुष्परिणाम है। देखो कहीं, देखो लिखा है आतंकवाद का दुष्परिणाम क्या है ये बता रहा है, कुपरिणाम, सुपरिणाम, बुरा परिणाम क्या है ये बता रहा है। उसके